सुलोचना के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा बेटा अनिकेत। लेकिन उसका बड़ा बेटा सूरज उसका सौतेला बेटा था, जिसके चलते वो हमेशा अच्छी और महंगी चीज से अपने छोटे बेटे को ही दिया करती और सबसे पहले उसी के बारे में सोचा करती। एक दिन सूरज उसके पास आता है और बोलता है, माँ, मुझे आपसे जरूरी काम था। आपको मेरे साथ कुछ दिनों के लिए बाहर चलना है, क्या आप चलेंगी? ऐसे अचानक से बाहर जाने का प्लान कैसे बना लिया तुमने? कोई जरूरी बात है क्या? माँ, आप भूल गई, मेरा जन्मदिन है कल, तो क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगी? मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। बेटा, रहना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं चल लेती तेरे साथ। वैसे तू कहाँ जाने की सोच रहा है? माँ, आप तो जानती हो ना, मैं हर जन्मदिन पे तीर्थ स्थान जाता हूँ, लेकिन इस बार अकेले जाने का मन नहीं कर रहा है। माँ, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? अगर ऐसी बात है तो चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। अब तेरे जन्मदिन पर मैं तेरा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? नहीं माँ, आप परेशान हो जाएंगी और मैं आपको परेशान देख नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। अब मेरे ऑफिस का समय हो रहा है माँ, मैं निकलता हूँ। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुलोचना और उसके बेटे की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी पड़ोसन कमला सुन लेती है, जिसे सुनकर वो सुलोचना के पास जाती है और उससे बोलती है, सुलोचना, मुझे तेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तेरे बड़े बेटे ने कितने प्यार से तुझे अपने साथ चलने के लिए बोला, लेकिन तूने मना कर दिया। बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। कमला देख, तुझसे तो कुछ छुपा नहीं है। सूरज मेरा सौतेला बेटा है और अनिकेत मेरा सगा बेटा है, और कल मेरे बेटे के कॉलेज में फंक्शन है। पहली बार मेरा बेटा स्टेज पर परफॉर्म करेगा। मेरे लिए वो देखना ज्यादा जरूरी है, सूरज के जन्मदिन पर उसके साथ जाने से ज्यादा। लेकिन कमला, जितना तुझे सूरज मानता है, प्यार करता है, उतना तेरा खुद का बेटा भी नहीं करता है। ये कड़वा है लेकिन सच है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। तू कल देख लियो, सबसे पहले कॉलेज फंक्शन की टिकट वो मुझे लाकर ही देगा। वो भी इंतजार कर रहा होगा कि मेरी माँ मेरी परफॉर्मेंस देखे। अब मैं चली जाती तो उसे दुख न होता। वो तो वक्त बताएगा कि तुझे कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, तेरा सौतेला बेटा या सगा बेटा। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सुलोचना अपने बेटे के फंक्शन में जाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन उसका बेटा निकेत तैयार होकर कॉलेज जाने लगता है, लेकिन अपनी माँ को फंक्शन की टिकट नहीं देता, जिस पर सुलोचना उसे रोक कर बोलती है, बेटा तो कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मुझे जल्दी कॉलेज पहुँचना है, आज फंक्शन है मेरे कॉलेज में। हाँ, वो तो मुझे याद है, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि फंक्शन से जुड़ी कोई चीज तो नहीं भूल रहा है ना तू? माँ, आप क्या घुमा फिरा कर बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपकी बात अभी। इस बारे में मैं जब वापस आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अनिकेत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सुलोचना उदास होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी कमला फिर उसके घर आती है और उसे अकेले बैठा देखकर उसके पास आती है और बोलती है, तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? अपने बेटे के साथ फंक्शन में नहीं गई क्या? ये तुझे फंक्शन की टिकट ही नहीं दी। तू मेरे जले पर नमक छिड़कने आई है तो चली जा। अभी मेरा मूड सही नहीं है, मैं कुछ बोल दूंगी तो तुझे बुरा लग जाएगा। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुझसे कि तेरा मूड ही खराब हो गया? मैंने तो बस वही पूछा जो तू 4 दिन से गा रही थी, जिसके लिए तो अपने बड़े बेटे के साथ उसके जन्मदिन में नहीं गई। देख कमला, मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे ने जब मुझे फंक्शन की टिकट ही नहीं दी तो मैं कैसे जाती? हो सकता है वो भी भूल गया हो, बाद में दे। तू भी ना कितनी गलतफहमी पाल रही है। जब अभी नहीं दिया तुझे फंक्शन की टिकट तो क्या खत्म होने के बाद देगा? मैं तो पहले ही बोल रही थी, जितनी कदर तेरा बड़ा बेटा करता है ना, उतना तेरा खुद का बेटा भी नहीं करता है। लेकिन ये बात तुझे समझ ही नहीं आई है, लेकिन बाद में तुझे ये बात जरूर समझ में आएगी। अगर तेरा भाषण खत्म हो गया हो तो तू भी अपने घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर एप्पल का जूस पीने चलते हैं। यही नुक्कड़ पर है, नई नई दुकान खुली है, तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी। कमला इतना कहकर सुलोचना को लेकर एप्पल की दुकान पर जाती है, जहाँ खड़ी चंचल नाम की लड़की से बोलती है, बेटी 2 गिलास एप्पल का जूस बना दे, अच्छे से काला नमक डाल दियो। जी आंटी जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी आपके लिए जूस लगाती हूँ। आंटी जी, ये लीजिए आपका जूस। बेटी, तुमने तो जूस बहुत अच्छा बनाया है। भाई, मजा आया। आज से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं है। आंटी जी, मैं इससे पहले मेन रोड पर अपना एप्पल जूस का स्टॉल लगाती थी, लेकिन वहाँ पर रोज कुछ लड़के परेशान करने लगी थी, तो मैंने वो जगह छोड़ दी और यहाँ आ गई। कौन है वो लड़के? जरा हमें बताओ, हम उन्हें सीधा कर देते हैं।
आंटी जी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ से आते हैं। अगर कभी दोबारा आए ना तो मैं जरूर बताऊंगी। हाँ जरूर बताना, हम यहीं पास में ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो डरना मत। थोड़ी देर बाद सुलोचना और कमला अपने घर पर वापस आ जाते हैं और सुलोचना अपने घर के कामों में लग जाती है। अनिकेत के आने के बाद भी वो उससे बात नहीं करती। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ साथ सुलोचना का अपने बेटे के प्रति बर्ताव बदलने लगता है, जो चीज अनिकेत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक दिन सभी खाने के लिए बैठते हैं और खाने में सब सूरज की पसंद का होता है, जिस पर अनिकेत बोलता है, माँ, आजकल आप बहुत बदली बदली लग रही हैं। आजकल आप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। एक भी खाना मेरी पसंद का नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा ये सब। बेटा जैसे तू मुझ पे ध्यान दे रहा है वैसे ही मैं तुझ पर ध्यान दे रही हूँ। जो बना है चुपचाप खा ले, वरना मत खा। अच्छा, मतलब अब आपको मेरे खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे कुछ नहीं खाना है। अनिकेत इतना कहकर घर से बाहर चला जाता है, लेकिन सुलोचना उसे नहीं रोकती। एक दिन वो घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसका बेटा अनिकेत एप्पल जूस बेचने वाली चंचल को छेड़ रहा होता है, लेकिन जब तक वो उसके पास जाती वो वहाँ से जा चुका होता है। तभी सुलोचना चंचल से पूछती है, ये लड़का तुमसे क्या कह रहा था, तुम रो क्यों रही हो? आंटी जी ये वही लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा था, और ये यहाँ भी आ गया। मेरे घर में मेरे बूढ़े पिताजी है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगी? लेकिन आप इसे कैसे जानती हो? ये मेरा बेटा है, तुम चिंता मत करो, आज के बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शाम को अनिकेत के आने पर वो उसे बहुत समझाती है, लेकिन अनिकेत उसकी एक बात नहीं सुनता। आए दिन चंचल को परेशान करने लगता। एक दिन चंचल के पिता उसके स्टॉल पर आते हैं और अनिकेत को चंचल को परेशान करते हुए देखते हैं, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अनिकेत को थप्पड़ मार देते हैं, जिस पर अनिकेत उन्हें जोर से धक्का मारता है और उनका सर जाकर एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ लोगों की भीड़ देखकर सुलोचना आती है और चंचल उसे रोते हुए बताती है, आंटी जी आप अपने बेटे को नहीं संभाल पाई। आज आपके नालायक बेटे की वजह से मैंने अपने पिताजी को हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अब मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। अगर ये पुलिस के पास चली गई तो अनिकेत की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं बेटी ऐसा मत करो कुछ भी तुम, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगी। सुलोचना चंचल को सहारा देकर अपने घर पर ले आती है और अनिकेत के वापस आने पर उसे चंचल के साथ शादी करने को बोलती है, जिस पर अनिकेत साफ मना कर देता है। लेकिन जब सूरज को सारी बातों का पता चलता है तो सूरज अपनी माँ की बात का मान रखते हुए चंचल से शादी करने लगता है और उस दिन के बाद से सुलोचना सौतेले का भाव मिटाकर सूरज को अपना बेटा मान लेती है और एक एप्पल जूस बेचने वाली को अपने घर की बड़ी बहू बना लेती है। लोगों की भीड़ लगी हुई थी और औरतों के झुंड लाइन में खड़े लड़ रहे थे और चारों तरफ से लड़ने की आवाजें आ रही थी। इसी तरह अपनी पड़ोसन से लड़ाई करते हुए अनामिका कहती है, अरे ऐसे कैसे तू मुझसे पहले लग जाएगी? सुबह 7 बजे की यहाँ मैं लाइन लगाकर खड़ी हूँ और तू आई 7:05 पर। मुझसे बहस मत कर। अरे देर से तू आई थी, सब जानते हैं कि तू सोकर ही लेट उठती है। मेरे से ज्यादा बोल मत और मेरा मुंह मत खुलवा, ठीक है ना? क्या कर लेगी तू? आई बड़ी मुझे धमकी देने वाली। देखो, अगर तुम दोनों ने अपनी ये चिक बंद नहीं की तो तुम दोनों के पास चाहे राशन कार्ड हो या ना हो, मैं तो तुम दोनों को राशन देने से रहा। राशन वाले की बात सुनकर दोनों चुप्पी साध लेते हैं और उसके बाद अनामिका राशन लेकर घर आती है और अपनी बहू को राशन देते हुए कहती है, पता नहीं ये शिमला खुद को क्या समझती है। नाम इतना ठंडा है और जब देखो गर्म मूड में रहती है। राशन के लिए भी कोई लड़ता है क्या भला? माँ जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप तो उससे लड़े ही नहीं होगे और वही आपके पीछे पड़ी है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। बस बहस करना बंद कर और जाके ये चावल अच्छे से साफ करके खिचड़ी बना ले। मुझे मजदूरी पर भी निकलना है। वैसे भी इस राशन के चावल को कितना भी साफ कर लो, चावल कम कंकड़ ज्यादा ही निकलते हैं। अनामिका की बात सुनकर रसोई में जाकर बबीता चावल साफ करके खिचड़ी चढ़ा देती है, जिसमें तब भी बहुत कंकड़ थे, जिसे किसी तरह खाकर अनामिका अपनी मजदूरी के लिए चली जाती है। अनामिका के एक बेटा था जो पास की दुकान पर नाई का काम किया करता था और अनामिका की बहू बबीता घर संभाला करती थी और वो खुद दिहाड़ी पर मजदूरी किया करती
और इस तरह उनका गुजारा हुआ करता था। दिन बीतते हैं और एक दिन उन्हें पता चलता है कि इस महीने सरकार की तरफ से राशन आने में देरी होगी और इस बात की चिंता करते हुए प्रकाश अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, बबीता, अब हम क्या करेंगे? इस महीने तो कोई आसार नहीं है कि सरकार की तरफ से राशन की कोई भी मदद होने वाली हो। आस पड़ोस में पता किया है कि सरकार इस महीने राशन के बदले हमारे अकाउंट में पैसे डालने वाली है। अच्छा फिर अब हम क्या करें? अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। हमको महीने का राशन 200 रुपए का पड़ता है और सरकार जो पैसे अकाउंट में डालेगी उससे हम राशन खरीद लेंगे और कुछ पैसे हमारी जेब में बच भी जाएंगे। हाँ माँ, देखते हैं। यह औरतों का मामला है कि कैसे पैसा बचाना है। आप फिक्र मत करिए, मैं और माँ जी मिलकर सब संभाल लेंगी। ये बोलकर प्रकाश भी अपनी माँ और बीवी के भरोसे सब छोड़कर सो जाता है और अगले ही दिन अनामिका के अकाउंट में 500 रुपए आते हैं और वो इस आस में कि थोड़ा राशन खरीद कर बाकी पैसे बचा लेगी, बबीता को साथ लेकर किराने की दुकान पर जाती है और सब सामान की लिस्ट बनवा लेती है। और जब दुकानदार उसे राशन के पैसों का जोड़ करके बताता है तो राशन के दाम सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो बबीता के कान में धीरे से कहती है, बहू, ये राशन तो 3000 का आया है। मैंने तो सोचा था 500 में से भी 200 बचा लूंगी। ये तो सरकार ने हमारे साथ खेल खेल कर हमारी ही फिरकी ले ली। माँ जी, मुझे पता था आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मैं आपके जोड़े हुए सारे पैसे लेकर आ गई थी। ये लीजिए 2500 रुपए और राशन ले आइए। अब बिना राशन के तो हम नहीं रह सकते ना। ये बोलकर बबीता अपने पल्लू से 2500 रुपए निकाल कर अनामिका को दे देती है और दोनों सास बहू उदास मन से घर आ जाती हैं। जिसके बाद बबीता और अनामिका को ये चिंता सताती है कि इस महीने तो उन्होंने जमा किए हुए पैसों से राशन ले लिया, लेकिन आगे वो क्या करेंगी, क्योंकि प्रकाश की आमदनी घर के किराए में चली जाती थी और अनामिका की आमदनी रोज की साग सब्जी। इसी चिंता में अब अनामिका परेशान रहा करती थी और एक दिन जब सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो प्रकाश अपनी माँ की बुझी हुई सूरत देखकर कहता है, माँ, आपके परेशान होने से हमारी परेशानी ठीक तो नहीं हो जाएगी ना, इसीलिए आप ज्यादा सोचो मत। सोचू ना बेटा तो क्या करूं, तुम ही बताओ। महीना पूरा होने को आया है, सरकार तो फिर से 500 रुपए खाते में डालकर दूर हो जाएगी, लेकिन राशन बहुत महंगा आता है। ये महंगाई तो हम गरीबों की 2 वक्त की सूखी रोटी भी छीनकर ही दम लेगी। माँ जी, हम आपको परेशान नहीं देख सकते, इसीलिए हमने एक रास्ता निकाला है। यहाँ पास में जो स्कूल है उसमें मुझे खाना बांटने का काम मिल रहा है। बस 2 घंटे जाना है और बच्चों को खाना बांटकर आ जाना है और महीने के पूरे 2000 रुपए दे रहे हैं और सरकार से आने वाला 500 मिलाकर महीने का राशन तो ले ही आएंगे। अगर आप कहें तो मैं वहाँ काम कर लूँ। बहू, नेकी और पूछ पूछ, दूसरों का पेट भरना तो पुण्य की बात होती है और इससे हम गरीबों के घर में राशन भी आएगा तो और अच्छी बात क्या हो सकती है। अनामिका की रजामंदी सुनकर अब बबीता स्कूल में खाना बांटने जाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन अच्छे आ जाते हैं और एक दिन स्कूल की टीचर सुमन बबीता से कहती है, बबीता सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी टीचर जी, बोलिए ना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, आप बताइए ना, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जो खाना तुम बच्चों को बांटती हो वो कभी कभी बच जाता है और बर्बाद जाता है, इसलिए तुम उसे अपने घर ले जाया करो। टीचर जी, आपने तो मेरी मुसीबत ही हल कर दी। इस तरह मेरे घर में बहुत राशन भी बच जाएगा और हम गरीब की मदद भी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। जब खाना बच जाए तो तुम अपने घर ले जाना। ये सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है और एक दिन छोले चावल बांट देती है और बचे हुए घर ले जाती है और अपनी सास और पति से कहती है, माँ जी देखिए ना, टीचर जी ने बोला है कि जो खाना बच जाता है उसे मैं घर ले जा सकती हूँ। इससे हमको अब महीने का राशन कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लगभग एक समय का खाना तो यही हो जाएगा और अगर कभी ज्यादा हुआ तो उसे दूसरे वक्त के खाने में गरम करके खा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, भगवान तेरी टीचर को लंबी उम्र दे। आज उनकी वजह से हमारी कितनी मदद हुई है। ये बोलकर सब मिलकर साथ में छोले चावल खाते हैं और इस तरह उनके दिन कटने लगते हैं।
लेकिन फिर भी अनामिका के चेहरे पर ये मायूसी थी और उस मायूसी को देखते हुए उसकी बहू उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, हमारा गुजारा तो अच्छे से चल रहा है ना, फिर आप उदास क्यों हैं? बहू, ये चिंता मुझे खाए जा रही है कि हम गरीबों ने तो महंगे राशन की बीमारी से छुटकारा पा लिया, लेकिन मेरी पड़ोसन शिमला का क्या हो रहा होगा। उसके घर में तो बस उसकी विधवा बहू और वो है। आपकी बात तो ठीक है माँ जी, शिमला आंटी को बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप उनकी फिक्र क्यों कर रही हैं? आप तो जब देखो उनसे लड़ती रहती थी ना। हाँ, मानती हूँ बहू कि मैं उससे लड़ती रहती हूँ, लेकिन इन बुरे हालातों में अगर उसके काम नहीं आई तो क्या फायदा। एक गरीब ही तो दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है ना। माँ जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे उनको इस महंगे राशन की बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। बताना बहू, क्या तरीका है? ये बोलकर बबीता उसके कान में एक तरकीब बताती है, जिसके बाद उसे सुनकर अनामिका भी खुश हो जाती है और बबीता शिमला के घर जाकर उससे बात करती है और जिस स्कूल में वो खाना बांटा करती थी उसी खाने को बनाने के लिए सरकारी रसोई में शिमला की नौकरी लगवा देती है, जिससे उसके घर में भी कुछ आमदनी आ पाए। और ये सब देखते हुए एक दिन शिमला अनामिका के घर आकर उससे कहती है, अनामिका, सच में तूने एक अच्छी पड़ोसन होने का फर्ज निभाया है, वरना हम दोनों सास बहू के लिए तो 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे गर्व है कि तू मेरी पड़ोसन है, जिसने इस गरीबी में महंगे राशन की मुसीबत को खत्म करवाने में मेरी मदद की। कोई बात नहीं शिमला, लड़ाई तो अपनी जगह चलती रहेगी। जब फिर से राशन बंटने लगेगा तो तू और मैं फिर से लड़ने लगेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हुए। आई समझ? ये बोलकर अनामिका शिमला के गले से लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों परिवार अपने अच्छे बुरे दिन हिम्मत करके साथ में मेहनत से काटते हैं और खुश रहते हैं। काम्या अपने 2 भाइयों रवि और कुणाल की इकलौती बहन थी। बड़े भाई रवि की अभी अभी शादी हुई थी। घर में अपनी भाभी अनीता का स्वागत करते हुए कामना कहती है, आइए भाभी, आपका इस घर में स्वागत है। वाह बेटा, भाभी के आते ही भाई को भूल गई। भाई लाया तेरी भाभी को इस घर में, मेरा भी स्वागत कर। हाँ हाँ पता है, लेकिन अब तो पूरा दिन भाभी घर में रहेंगी मेरे साथ, तो मुझे तो उनसे दोस्ती करनी ही है, इसलिए आप भूल जाओ अब अपनी बहन को। मैं तो भाभी की साइड रहूंगी। अब अगर आप सभी की बातें हो गई हो तो रवि के कमरे में चले, मुझे आराम करना है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सॉरी भाभी, हम बातों बातों में भूल ही गए कि आप थक गई होंगी। चलिए मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। काम्या अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ कर आती है। अनीता स्वभाव से चिड़चिड़ी किस्म की थी और काम्या को अपने भाइयों के इतने क्लोज देखकर उसको जलन होती थी, जिसके चलते रवि और कुणाल के घर से जाते ही अनीता अपनी ननद काम्या पर अत्याचार करती थी, उससे सारे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन काम्या को अपनी एक किताब के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपनी भाभी के पास जाकर कहती है, भाभी मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे एग्जाम आने वाले हैं। दोस्तों ने एक किताब बताई है, वो लेनी है, उसी में से ऑलमोस्ट एग्जाम आएगा। क्या बोला? पैसे? पेड़ लगा है क्या पैसों का? कोई पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? और जा जाकर काम कर घर के, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सर चढ़ा रखा है इन भाइयों ने इसको। बेचारी काम्या अपनी भाभी के ऐसे कड़वे बोल सुनकर वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि अपने दोस्तों से ही कुछ समय के लिए किताब ले आए। इसके लिए वो घर से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बस स्टैंड पर उसे एक अनजान औरत मिलती है, जो उससे कहती है, बेटा ये मेरा पर्स पकड़ना, मैं अभी आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। अरे लेकिन आंटी। वो औरत काम्या की एक नहीं सुनती और उसे अपना पर्स पकड़ाकर चली जाती है। बहुत देर हो जाने के बाद भी जब औरत नहीं आती तो ये देखकर काम्या खुद से कहती है, वो आंटी तो आई ही नहीं, अब क्या करूँ इस पर्स का? खोल कर देखूं, उनका एड्रेस तो होगा ही, दे आऊंगी। वैसे भी बहुत देर हो गई है, घर नहीं पहुँची तो भाभी भी सुनाएगी। काम्या मजबूरी में उसका पर्स खोलती है, लेकिन उसके पर्स में कुछ नहीं होता। एकदम खाली पर्स था वो इस पर्स को पुलिस स्टेशन भी लेकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि पर्स में तो कुछ था ही नहीं। इसलिए वो पर्स लेकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी भाभी उसे इतनी देर बाद घर आते हुए देखकर कहती है, वाह मैडम जी, कहाँ घूमकर आ रही हो? घर का होश नहीं है तुम्हें? बताओ तुम्हारे भैया को कि तुम किस तरह आवारा हो रही हो।
भाभी मैं अपनी दोस्त के घर से वही किताब लेने गई थी जिसके लिए आपने पैसे देने से मना किया था। अच्छा ताना मार रही है। ये तो बता, तेरी दोस्त ने वो वाली किताब दी? बता ना, दी? वो ला दिखा पर्स, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अनीता जैसे ही पर्स खोलती है तो उसमें किताब होती है और काम्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि कुछ देर पहले तो ये पर्स बिल्कुल खाली था। अनीता के सामने काम्या कुछ नहीं कहती और वो पर्स लेकर कमरे में चली जाती है और उसे खोलने के बाद किताब को निकाल कर खुद से कहती है, ये किताब आखिर इस पर्स में आई कैसे? क्योंकि ये तो बिल्कुल खाली था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? काम्या ये सोचने में लगी ही थी कि तभी उसे अनीता काम के लिए आवाज लगाती है और वो पर्स अपनी अलमारी में रख कर चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 1-2 दिन तो काम्या उस पर्स को लेकर बस स्टैंड जाती है, लेकिन उस औरत के दोबारा ना मिलने पर वापस भी आ जाती। और ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठे बैठे सोचते हुए खुद से कहती है, भैया का जन्मदिन आने वाला है। काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं भैया के लिए वो गिफ्ट लेती जो उनको चाहिए था, लेकिन अब तो भाभी मुझे खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देती। काम्या के इतना कहते ही उसके बगल में रखे हुए पर्स से एक रोशनी निकलती है। ये देखकर काम्या हैरान रह जाती है और उसी समय वो पर्स खोलकर देखती है तो उसमें पैसे होते हैं। ये देखकर काम्या हैरान होकर कहती है, ये पर्स तो जादुई है। हे भगवान, अब पता चला कि उस दिन इसमें किताब कहाँ से आई थी। लेकिन क्या ये मेरे कहने से कुछ भी ले आता है? एक बार ट्राई करती हूँ। काम्या अपने जादुई पर्स को दोबारा आजमाते हुए उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालने की मांग करती है और जब वो ये बोलकर पर्स खोलती है तो उसमें सच में सोने की अंगूठी होती है। ये देखकर काम्या की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अब वो पर्स से वो अंगूठी और पैसे निकाल के उसे वापस से अलमारी में रख देती है और अगले दिन अपने भाई के जन्मदिन पर उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाती है, वो भी एक महंगी सी वॉच। ये देखकर अनीता मन ही मन कहती है, इस पर पैसे कहाँ से आए? मैंने तो पैसे दिए ही नहीं थे इसको। वाह छोटी, ये तू कहाँ से लाई? पता है तुझे कितने समय से मैं ये वॉच लेना चाहता था। थैंक यू सो मच मेरी बहना। भैया मुझे खुशी है आपको पसंद आई। मैंने कई बार आपको इस वॉच को फोन में देखते हुए देखा था, इसलिए सोचा पैसे जोड़ के आपको दे दूं। हाँ, देखो तो कैसे नंबर बना रही है अपने। इसको तो मैं कल बताऊंगी। अनीता अपने पति के सामने तो कुछ नहीं कहती। अगले दिन रवि और कुणाल के घर से जाने के बाद अनीता काम्या के कमरे में जाती है, जहां वो छुपकर देखती है कि काम्या पर्स से बातें कर रही है। जादुई पर्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भैया को उन पैसों से लिया तोहफा बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला कि वो पैसे मैंने जोड़े थे, जबकि वो पैसे तो तुमने मुझे दिए थे। काम्या की जादुई पर्स से सारी बातें अनीता सुन लेती है, जो कमरे के बाहर खड़े खड़े खुद से कहती है, अच्छा तो मेरी ननद के पास ये जादुई पर्स आ गया है। जब ही तो कहूँ इसके पास अचानक से ये पैसे कहाँ से आ गए। अब तो ये पर्स मैं ही लेकर रहूंगी। अनीता उस समय तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब काम्या किसी काम से बाहर गई थी तब अनीता पीछे से उसके कमरे में जाती है और काम्या का जादुई पर्स चुरा लेती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद करके उस पर्स से कहती है, हे जादुई पर्स, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। अनीता इतना बोलकर पर्स खोलती है और देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता, जिसके बाद अनीता दोबारा से कोशिश करते हुए कहती है, जादुई पर्स, सुना नहीं तुमने? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इस बार भी पर्स खोलने पर अनीता के हाथ कुछ नहीं लगता। ये देखकर अनीता गुस्से में कहती है, पक्का ये जादुई पर्स सिर्फ मेरी ननद की ही सुनता होगा। आज आने दो उसको, उससे ही इस जादुई पर्स में से पैसे निकलवाऊंगी मैं। अनीता अब बेसब्री से काम्या का इंतजार करती है और कुछ देर में जब काम्या घर आती है तो अनीता उससे कहती है, अरे ननद जी आ गई, आओ आओ, अब जरा इस जादुई पर्स से मुझे कुछ पैसे मांग कर तो दो। भाभी आप, ये कहाँ मिला आपको? कैसे पता आपको इसके बारे में? ज्यादा बकवास मत करो कि कैसे पता क्या पता। चुपचाप जो बोला है वो करो।
नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आपको मुझे जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं बिना वजह इस जादुई पर्स का आपको फायदा नहीं उठाने दूंगी। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लगता है तेरी खाल मसाला मांग रही है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अनीता काम्या पर हाथ उठाने लगती है और उसे बालों से पकड़कर घसीटने भी लगती है। तभी काम्या कहती है, भाभी छोड़ दो मुझे, भैया आ गए और उनको पता चला कि आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया है तो वो आपको बहुत बुरा भला बोलेंगे। तेरे भैया को बताएगा कौन? तू? हाँ, तुझे तो मैं बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। अनीता के इतना बोलते ही अचानक वहाँ रवि और कुणाल आ जाते हैं और रवि अनीता को काम्या के बालों से पकड़कर घसीटते हुए देखकर कहता है, अनीता, ये सब क्या है? छोड़ो मेरी बहन को। आप? रवि को देखकर अनीता काम्या को छोड़ देती है और काम्या भागकर कुणाल के गले लग जाती है। अपनी बहन के आंसू देखकर कुणाल गुस्से में कहता है, भाभी, जिस बहन पर आज तक हमने हाथ तक नहीं उठाया उसको आपने इतना मारा? बस भैया, आज इस घर में या तो ये रहेगी या मैं और काम्या। मेरी आप पूरी बात सुनिए, मैं तो बस अनीता, कुछ मत बोलो, क्योंकि जो मुझे देखना था, सुनना था, मैं देख सुन चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। रवि अनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है और कुछ ही समय में उसे तलाक भी दे देता है। तो वहीं काम्या अपने घर के हालात देखकर जादुई पर्स से अपने भाइयों की खुशी मांगती है, जिसके चलते रवि और कुणाल की जिंदगी में बहुत ही अच्छी लड़कियां आती हैं। कुछ समय बाद रवि की दूसरी शादी हो जाती है और कुणाल भी शादी कर लेता है, जिसके बाद दोनों की बीवियां काम्या को अपनी बहन की तरह रखती और काम्या को कभी उस जादुई पर्स को इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आती।